आज आपकी एक स्पेशल क्लास है जिसमें आप अपनी क्वेरीज क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो उसका आंसर अभी यहीं पे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछने से पहले अपना हाथ खड़ा कीजिए और उन्हें परमिशन दी जाएगी क्वेश्चन पूछने की, और एक समय में एक ही व्यक्ति क्वेश्चन पूछे ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। तो आप सबका आज स्वागत है और आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हो। जिसने भी क्वेश्चन पूछना हो पहले अपना हाथ खड़ा कर लें। मेरा नाम रजनी गर्ग है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काल सर्प दोष जो कुंडली में होता है, कई बार क्या होता है कि ग्रह सारे राहु केतु के अंदर ही होते हैं, लेकिन 2 या 3 ग्रह राहु केतु एक्सेस में होते हैं, उसी भाव में राहु या केतु के साथ होते हैं, लेकिन उनकी डिग्री जो है राहु केतु से आगे निकल चुकी होती है। तो क्या हम उसे काल सर्प दोष मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो उनका क्या प्रभाव माना जाएगा? शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष नहीं होता है, लेकिन कई विद्वानों ने काल सर्प दोष को माना है। काल सर्प दोष यानी कि राहु और केतु एक्सेस में, राहु केतु अक्षांश में सारे ग्रह एक ही तरफ होते हैं, एक ही साइड होते हैं, उसे काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प बेसिकली दोष होता है, कई बार ये योग भी बन जाता है। आपके क्वेश्चन के अनुसार यदि राहु या केतु के साथ किसी भी ग्रह की युति हो, चाहे एक ग्रह है, चाहे 2 ग्रह हो, चाहे 3 ग्रह हो, उनकी डिग्रियों के अनुसार काल सर्प दोष देखा जाता है। अगर किसी ग्रह की डिग्री राहु केतु एक्सेस से बाहर है तो उसे बाहर माना जाता है, वो काल सर्प योग भंग माना जाता है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेट है और उसमें कोई ग्रह राहु या केतु की डिग्रियों से बाहर चला जाता है तो वो काल सर्प दोष नहीं होता है और उसका बुरा प्रभाव भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। सर मेरा नाम अर्चना पवार है। सर गोचर में ग्रह कब फल देते हैं? गोचर में ग्रहों की शुभता और अशुभता चंद्रमा के अनुसार यानी कि चंद्र कुंडली के अनुसार देखी जाती है। सभी ग्रह किसी न किसी विशेष भाव में आने पर ही शुभ फल देते हैं, जैसे सूर्य, राहु और केतु जन्मकालीन चंद्रमा से 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। चंद्रमा 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें के अलावा पहले और 7वें भाव में भी शुभ फल देते हैं। मंगल और शनि 3रे, 6ठे और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। बुध 2रे, 4थे, 6ठे, 8वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। गुरु 2रे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। जब भी चंद्रमा से ये ग्रह पर्टिकुलर विशेष भाव में जाते हैं तो ये अपना शुभ फल देते हैं, लेकिन शुभ फल देने से पहले हमें जातक की चलने वाली दशाओं का विचार जरूर करना चाहिए। शुभ दशाएं होनी चाहिए। महादशा, अंतरदशा पर गोचर के फल बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। लेकिन गोचर एक डाकिया है। गोचर अपनी तरफ से कभी कोई फल नहीं दे सकता है जब तक कि कुंडली के अंदर प्रॉमिस ना हो। कुंडली के अंदर प्रॉमिस होगा तभी योग अपना फल कर देते हैं, गोचर में ही देते हैं। मान लो किसी के संतान योग नहीं लिखा है, संतान के पंचम भाव, पंचमेश और कारक गुरु खराब हैं, गोचर चाहे 10 बार ही आ जाए संतान नहीं होगी। कुंडली में अगर प्रॉमिस है, किसी का विवाह नहीं हो रहा,
अगर उसकी कुंडली में विवाह का योग है तो गोचर में उसे फल प्राप्त होगा, नहीं तो फल प्राप्त नहीं होगा। कुंडली में पहले प्रॉमिस देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जो गोचर अपना फल देते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र कौर है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब कुंडली में योग कारक ग्रह ये बाधक बन जाते हैं, जैसे सिंह लगन में मंगल योग कारक भी है, बाधक भी, तो अपनी अंतर दशा महादशा में वो किस प्रकार का फल देते हैं? कोई भी योग कारक ग्रह जैसे वृष लगन में शनि बन जाता है, सिंह में मंगल बन जाता है, ये अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल तो जरूर देंगे, लेकिन बाधक होने के कारण बाधा धीरे धीरे बाधा पहुंचा कर देते हैं। फल जरूर अच्छा देंगे, लेकिन उसके लिए बाधा पहुंचाना इनका भी कार्य है। ये अपने अपने दोनों कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमा शर्मा है। सर, मेरा सवाल है कि पितृ दोष क्या होता है और ये कैसे बनता है और इसका हम निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं, और अगर किसी लड़की की कुंडली में पितृ दोष हो तो क्या शादी के बाद उसका पितृ दोष समाप्त हो जाता है? पितृदोष कुंडली के पंचम भाव नवम भाव में यदि राहु मौजूद हो तो ये पितृदोष होता है। कुंडली के सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र या शनि के साथ राहु की युति हो, ये भी पितृदोष होता है। पितृदोष जीवन में संघर्ष कराता है बहुत, प्रत्येक कार्य में देरी होती है, बाधा और रुकावट आती है। पितृदोष यदि स्त्री की कुंडली में है, शादी के बाद भी पितृदोष कम नहीं होता। पितृदोष का जब तक कि उपाय ना किया जाए, पूजा पाठ ना की जाए, पितृदोष के उपाय करने के बाद ही उसका दोष दूर होता है, जिसका सबसे अच्छा उपाय है गया में पिंडदान करना। यदि गया में पिंडदान किया जाता है तो बहुत अच्छा उपाय है, पितृदोष का निवारण हो जाता है। यदि आप गया नहीं जा सकते किसी भी कारण से, तो हर अमावस पे किसी ब्राह्मण को पूरी, सब्जी, सफ़ेद कपड़ा और खीर दान करके हर अमावस पे उस पितृदोष को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। साल में 12 अमावस होती हैं, 12 अमावस, प्रत्येक अमावस पे ये दान करने से वो दोष कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। मेरा नाम आचार्य मनोज भाटिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सप्तमेश त्रिक भाव में हो तो शुभ फल नहीं मिलते, सप्तम भाव के कारक तत्वों में हानि होती है, लेकिन सप्तमेश अगर अष्टम भाव में हो और मित्र राशि में भी हो और पाप शुभ कत्री हो तो उसके क्या फल होंगे? सप्तमेश का त्रिक भाव में जाना अशुभ होता है। वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र का विचार करना अति आवश्यक है। सप्तमेश अष्टम भाव में यानी कि त्रिक भाव में जाना अशुभ फलदायक है। लेकिन यदि वो शुभ कत्री है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पूछा, यदि वो शुभ कत्री है तो उसकी अशुभता थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरा नाम रजनी शर्मा है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उसके स्वामी के जो स्वामी है उसके प्लेसमेंट कैसी रहे, कुंडली में जो प्लेसमेंट है उसका क्या प्रभाव रहेगा, और वही नक्षत्र का स्वामी अगर त्रिक भावों में चला जाता है तो जातक पर क्या प्रभाव रहेगा? मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ये सब आचार्य हैं। इन्होंने आचार्य का कोर्स किया हुआ है और एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसा कि रजनी जी ने क्वेश्चन पूछा कि जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है वो उसका जन्म नक्षत्र है। यदि जन्म नक्षत्र का स्वामी त्रिक भावों में चला जाता है तो जातक को मानसिक पीड़ा,
मानसिक कष्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा जन्म नक्षत्र हमारे चंद्रमा का नक्षत्रीय होता है। चंद्रमा का नक्षत्र यदि त्रिक भावों में जाएगा तो मानसिक पीड़ा होगी, मानसिक कष्ट जरूर प्राप्त होते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में ये मानसिक पीड़ा में वृद्धि कर देते हैं। नेक्स्ट। सर मेरा क्वेश्चन है कि माता पिता की कुंडली ज़्यादातर होती नहीं, तो उनकी जो बीमारियां होती हैं क्या हम उनकी संतानों की कुंडली से देख सकते हैं? और अगर हम देख सकते हैं तो वो कौन से भाव हैं जो हम उनकी कुंडलियों को देख के बता सकते हैं उनके बारे में? नॉर्मली आज के डेट में या आज से 25 साल पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनकी डेट टाइम प्लेस कंफर्म होना शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं ज्योतिष के बारे में, जिससे वो डेट टाइम प्लेस नोट कर लेते हैं। लेकिन जो 50-60 पुराने लोग हैं, 50 साल 60 साल हैं, उनकी माँ बाप ने किसी भी कारणवश, चाहे अज्ञानता की वजह से या अनपढ़ होने के कारण, किसी भी कारण से डेट टाइम प्लेस नोट नहीं किया है, तो उनके बच्चों की कुंडली से सूर्य पिता का कारक है और माता चंद्रमा का कारक है। उनके माता और पिता के दुख और तकलीफ देखे जा सकते हैं। यदि संतान के कुंडली में सूर्य पर शनि का गोचर हो, प्रभाव हो, तो पिता को तकलीफ होती है। चंद्रमा पर शनि का गोचर हो तो माता को तकलीफ होती है। बच्चों की कुंडली से माता पिता के सुख दुख, उम्र, शारीरिक कष्ट देखे जा सकते हैं। इसी प्रश्न के आगे मेरा प्रश्न था, इनफैक्ट मैं पूछने ही वाला था। सूर्य पे अगर शनि का गोचर हो पिता को कष्ट होता है, लेकिन सूर्य पे शनि का अगर गोचर हो या गोचर करने की दृष्टि है तो पिता की मृत्यु भी हो सकती है। वो कैसे योग देखा जा सकता है कि ये कष्ट सिर्फ होने वाला है या हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है या मृत्यु होने वाली है? सूर्य पर शनि का गोचर पिता को कष्ट देता है। सूर्य का यानी कि पिता से बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन पिता के आयु खंड को पहले देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सूर्य 15 साल या 20 साल या 25 साल में बच्चे के आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पिता की मृत्यु ही होगी। मृत्यु के लिए हमें आयु खंड देखा जाता है। आयु के खंड 3 होते हैं। नवम भाव और नवमेश तथा सूर्य तीनों की पोजीशन देखने के बाद ही हमें पिता की दुख तकलीफ या मृत्यु के बारे में आभास होता है। मेरा नाम देव शर्मा है। मैं समझना चाहता हूँ D1 हॉरोस्कोप पे बाधक हाउस होता है हर एक का। हाँ। उसी तरह से उसी हॉरोस्कोप में किसी भी हाउस का बाधक हाउस बनता है, तो उसका रोल प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोफेशन का लिया जाए तो उसका भी एक बाधक हाउस बनेगा, तो उसका रोल हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं? ज्योतिष में लगन के अनुसार बाधक ग्रह देखे जाते हैं। प्रत्येक भाव का बाधक ग्रह नहीं होता, सिर्फ लगन के अनुसार जातक को ये बाधक कब देंगे वो बाधक ग्रहों से पता लगता है। प्रत्येक ग्रह का बाधक ग्रह, प्रत्येक भाव का बाधक ग्रह नहीं होता है। मेरा एक और प्रश्न है, द्वादशेष अगर केंद्र त्रिकोण में जाके उचका हो जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लें सप्तम भाव में उचका हो जाए, तो क्या फल मिलेगा? उसमें द्वादशेष का क्या फल मिलेगा और सप्तम भाव का क्या फल मिलेगा? उच्च के और स्वराशि के ग्रह कभी बुरा फल नहीं देते हैं। चाहे द्वादशेष ही अगर 7th हाउस में जाके उच्च का हो गया तो वो सप्तम भाव के शुभ फलों में, कारक तत्वों में, शुभ फलों में वृद्धि करेगा, शुभ फल ही प्राप्त होगा। और द्वादश भाव का क्या फल होगा? द्वादश भाव का स्वामी या किसी भी भाव का स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण में चला जाता है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। द्वादश भाव का स्वामी त्रिक भाव है। त्रिक भाव के स्वामी
केंद्र त्रिकोण में यदि बैठ जाते हैं तो उनकी अशुभता में कमी आ जाती है, और यदि वो उच्च का हो गया तो वो 12वें भाव, द्वादश भाव से संबंधित भी शुभ फल देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुंडलियों में हम कई बार ग्रहों का बल देखते हैं, जैसे उनकी डिग्रीज देखते हैं, तो वहाँ पर वो 0 डिग्री 0 पॉइंट समथिंग कुछ दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब हम षडबल में देखते हैं तो वो 1.3 1.4 होते हैं। तो सर हम उसको कैसे काउंट करेंगे उस ग्रह के बल को? कुंडली में यदि कोई ग्रह बलहीन है, उसमें बल नहीं है, निर्बली है, और षडबल में वो बल दिखा रहा है। षडबल 6 प्रकार के बल होते हैं जिसके कारण उसमें बलों में वृद्धि हो जाती है, ग्रह के बल में वृद्धि हो जाती है। तो वो ग्रह बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि षडबल में उसे 6 तरीके का बल प्राप्त होता है, जिसमें स्थान बल, चेष्टा बल, ये सारे बल होते हैं। उसके कारण ये शुभ फल देने की क्षमता रखता है।